फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, कार्टेशियन। ये इस समय हमारे पास कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन। तो पहले मैं लिख देता हूँ, वैसे तो तुम्हें फिर से मालूम है इन पूरी लाइन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा लिख रहा हूँ। x माइनस टू अपॉन में 2, y माइनस 1 अपॉन में 5, z प्लस 3 अपॉन में -3, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2 अपॉन में -1, y माइनस 4 अपॉन में 8, z माइनस 5 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये दो लाइन हमें दे रखी है, और तुम्हें मैं फिर से वही वाली बात बोलूंगा कि इन दो लाइनों की पूरी पूरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें केवल किस चीज से मतलब होता है, ये जो इनके नीचे लिखे हुए हैं हमें क्या देखनी होती है, बस डायरेक्शन। और इस वाली फॉर्म में जो डायरेक्शन होती है ना, वो ये होती है जो नीचे लिखी हुई होती है। ऊपर ये पॉइंट तो वो होता है जो इनका पासिंग का पॉइंट होता है, इक्वेशन की डायरेक्शन तो नीचे होती है, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे। तो v1 v2 बना लो। देखो v1 वेक्टर कैसे बनाएंगे, बहुत आसान वेक्टर बनाना। इन पॉइंटों से तुम्हें क्या बना देना है, वेक्टर। इन तीन पॉइंटों से तुम्हें क्या बनाना है, वेक्टर। तो देखो 2 का क्या हो जाएगा, 2y, 5 का क्या हो जाएगा, 5j, और -3 का क्या हो जाएगा, -3k, ठीक है। अब इस वाले से तुम्हें कौन सा वेक्टर बना देना है, v2। इस वाले से तुम्हें तैयार करना है नीचे वाले से v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर बनाते ही देखो -1 का तो हो गया, -i, 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैंने -1 का सीधा क्या कर दिया, -i। हाँ, 8 का तुम्हें करना पड़ेगा 8j, और 4 का क्या हो जाएगा, 4k। अब आगे का क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही बन गया है, cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो cos थीटा के लिए होता है b1 वेक्टर का डॉट b2 वेक्टर के साथ, और दोनों वेक्टर का हम अक्सर क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो वही लेंगे इस बार भी, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो b1 और b2 का डॉट, डॉट निकालना बहुत आसान चीज है। डॉट का मतलब होता है स्केलर। देखो i के साथ है यहाँ पर 2, और यहाँ पर i के साथ क्या है, -1। यहाँ पर i के साथ है 2, और यहाँ पर i के साथ लिखा हुआ है -1। तो उस 2 की मल्टीप्लाई इस -1 से होगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, है ना। अब देखो j के साथ है 5, और इधर j के साथ है 8। 5 की 8 से होगी तो कितना हो जाएगा, 40। 8 5 जा 40 होते हैं। और देखो k के साथ है -3, और यहाँ पर k के साथ है 4। तो -3 की 4 से होगी, तो ये बनेगा -12। अब नीचे देखते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये जो मैंने दो डंडे लगा रखे हैं इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना और भी ज्यादा आसान है। देखो कैसे निकलेगा, i के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। j के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और k के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगला देखते हैं, b2 का भी तो निकालना है। i के साथ क्या लिखा हुआ है, 1। चाहे तुम -1 बोलो तो -1 बोल लो, -1 लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1, प्लस j के साथ क्या लिखा हुआ है, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और k के साथ क्या लिखा हुआ है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर देख लेते हैं पहले, माइनस का 2 और माइनस के 12, -2 और -12 तो हो जाएंगे -14, और -14 40 में से जाएंगे, -14 40 में से जाएंगे, तो ये तुम्हारे बचेंगे 26, है ना। हाँ, 26। तो ऊपर तो वैल्यू रह गई 26। अब नीचे देखते हैं। तो देखो 25, 4 और 9 इनको जोड़ लेते हैं पहले। ये हो गया तुम्हारा 34, 38, तो ये बनेगा तुम्हारा √38। अब इधर देखते हैं, ये तुम्हारा 4 और 10 की जीरो में से 1, 7 और 1 8, 81।
तो ये शुक्र है कि इसका कंप्लीट निकल आया। देख लेते हैं कि कंप्लीट निकल रहा है नहीं। ठीक है बिल्कुल। तो देखो √81 ऊपर तो 26 ही रहने देना, कोस थीटा चल रहा है साइड में, ये चलाते रहना जरूर। 26 तो ऊपर है ही। ठीक है। हाँ √81 का मतलब क्या है 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। और 38 का तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसे रहने दो। एक काम करते हैं, फैक्टर अगर थोड़े से बन रहे तो बना लेते हैं। देखो 38 के फैक्टर बना लेते हैं अगर बनते हैं तो। 2 1 2, 2 9 18, कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, तो 2 का पेयर मिल रहा है ना 19 का मिल सकता, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसका चेंज करने का कोई फायदा है नहीं है ना। अब देखो कुछ कट भी नहीं रहा है, 26 9 से भी नहीं जा रहा, तो एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो। अक्सर क्या करते हैं हम, डिजिट पहले लिख देते हैं रूट से, तो वो ज्यादा सही लगता है। अब फिर भी ठीक लग रहा है। हालांकि इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये जो चीज लिखी है वही मैंने इधर लिखी है ना, लेकिन मैंने 9 इधर लिख दिया है क्योंकि ये ऐसे ज्यादा सही लग रहा है। तो तुम्हें निकालना था एंगल, तो थीटा को यहीं पे छोड़ना और कोस को उधर भेज दो, और तुम्हें मालूम है कोस जब उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा इसका इनवर्स। तो कोस इनवर्स 26 अपॉन में 9√38। ठीक है। तो एंगल निकालना कितना आसान है, ये तुम्हें पता चल गया होगा। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फिर से हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन, तो तुम्हें मालूम ही है, हम v1 वेक्टर बना लेंगे और v2, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 2 2 1, इसका क्या बन जाएगा वेक्टर, और उधर लिखा हुआ है 4 1 8 दूसरी इक्वेशन में, उधर भी बन जाएगा v2 वेक्टर। ठीक है, तो इसको बना लेना, h डालो इसको, नहीं होएगा तो मुझसे पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12, पहले से रब कर लेते हैं। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। मुझे बताओ राइट एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का मतलब यही तो होता है, दो लाइनें अगर एक दूसरे पर क्या बना रही है, राइट एंगल 90 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब यही तो है ना कि वो आपस में क्या बना रही है, परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर ईच अदर। और तुम्हें याद होगा अगर परपेंडिकुलर होता है, दो लाइन अगर आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, तो उनकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट, उनकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। ये मालूम है ना, पहली लाइन की डायरेक्शन, दूसरी लाइन की डायरेक्शन, पहली लाइन की डायरेक्शन, दूसरी लाइन की डायरेक्शन, मतलब इन सारी डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पी की वैल्यू, और ये बताया है कि ये जो दो लाइन दे रखी है ना, देखो, सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल, अगर ये लाइनें आपस में राइट एंगल बना रही हैं तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, मतलब पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये दो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का मतलब है इन दो लाइनों का रिलेशन आपस में कैसा रहा होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर रहा होगा, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, 0। इन दोनों लाइनों की डायरेक्शन का प्रोडक्ट हमें क्या बता रखा है, 0, वहीं से पी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो कैसे, मुझे बताओ, ये जो लाइन लिखी हुई है पूरी, पहले चलो मैं लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन में 2p, और इधर है z माइनस 3 अपॉन में, तो देखो z माइनस 3 2, दूसरी लाइन है हमारे पास 7 माइनस 7x अपॉन में 3p, 7 माइनस 7x अपॉन में 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में 1, और 6 माइनस z अपॉन में 5। तुम सोच रहे होंगे फिर तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना, इसकी डायरेक्शन तुम्हें मालूम है ये नीचे वाली होती है, और इस लाइन की डायरेक्शन भी क्या होती है, ये नीचे वाली डायरेक्शन यही तो होती है। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है डायरेक्शन,
ये जो नीचे वाली लिखी हुई है ना, ये इनकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे, जीरो रख देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है, ध्यान रखो कैसे करेंगे इसको। नीचे वाली डायरेक्शन होती है, ये बात ठीक है, लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन तब होती है जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें कुछ ऐसे मिली हुई होती, x माइनस एक्स वन अपॉन में ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी वन, z माइनस जेड वन अपॉन में सी वन। पहली लाइन अगर इस फॉर्म की होती ना हमारी, तो ही हम नीचे वाला पार्ट डायरेक्ट कह सकते थे ए वन बी वन सी वन। अब नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ऊपर जरा ध्यान से। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, z पहले आ रहा है, z पहले ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर y आ रहा है, क्या यहाँ पर y पहले है? y तो चलो पहले है, लेकिन उसके साथ जो ये 7 लगा हुआ है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। और हर एक टर्म को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं हर एक पर्टिकुलर टर्म को क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। अब इधर देखो, x पहले आ रहा है, क्या यहाँ पर x पहले है? नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे चेंज करेंगे। मतलब तुम्हें नीचे वाली ये बात तो पता थी कि डायरेक्शन होती है, लेकिन ध्यान रखना नीचे वाली डायरेक्शन तुम सीधा तभी निकाले करो, तुम सीधा इनको तभी उठा सकते हो जब ऊपर भी स्टैंडर्ड बना हुआ हो। ऊपर अभी स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में स्टैंडर्ड है, यहाँ पर, ठीक है। अब इधर भी देख लो जरा, क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड है? ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, 7x बाद में आ रहा है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई नहीं, इसमें तुम नीचे डायरेक्ट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दिक्कत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इन सबको स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैंने तुम्हें रफ आइडिया बता दिया है। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड तीनों टर्म क्या होनी चाहिए? पहले आनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक्स वाई जेड ये तीनों टर्म्स हर एक में कैसी आनी चाहिए? पहले, ठीक है। और दूसरी बात, इनका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। इधर भी y का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1। इधर भी क्या होना चाहिए? 1। देखो इसमें है क्या 1? नहीं, ये तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। क्या इसमें 1 है? एक तो ये x बाद में आ रहा है, एक तो पहली गलती तो ये कि x बाद में आ रहा है, और दूसरी गलती ये कि उसके साथ 7 लगा हुआ है, ये 7 नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो z बाद में आ रहा है ना, तो हम एडजस्ट करेंगे। अब देखो कैसे। तो पहला काम तो ये कि इन सारी टर्म्स को हम क्या बनाने वाले हैं? स्टैंडर्ड। कहीं पर छोटा सा काम है, आसानी से हो जाएगा स्टैंडर्ड, कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब देखो कैसे, मुझे बताओ इसमें से तो बस तुम्हें क्या करना है? x पहले लिखना है ना। तुम्हें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? x पहले लिखने की जरूरत है। एक काम करो, x में से माइनस कॉमन ले लो। देखो मैं पहले बोर्ड पे देखो, मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। मुझे बताओ ये जो माइनस का x है ये प्लस का हो जाएगा ना? माइनस का x तो हो गया प्लस का। जब भी हम किसी टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। तो ये जो माइनस का x है ये तो हो गया प्लस का। मुझे बताओ ये जो प्लस का 1 है ये क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना? अपॉन में 3। तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए, माइनस चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का तुम्हें अगर नहीं पता है तो ध्यान रखो, फ्रैक्शन में अगर कोई माइनस ऊपर होता है या नीचे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर फ्रैक्शन में माइनस हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो इस माइनस को ऊपर नहीं होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि फिर ये स्टैंडर्ड बनने नहीं देगा। इसको, इस माइनस को हटना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस माइनस को हटाकर अपने आप ही हम क्या कर सकते हैं? नीचे लगा लेंगे। अब मुझे बताओ जरा, ब्रैकेट हटाकर देखो, अब लग रही है ना स्टैंडर्ड? एक्स पहले होना चाहिए, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी ठीक है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इसमें से तो बड़ा आसान काम करना है। इसमें से हमें क्या करना है? बड़ा आसान काम करना है। बस हमें क्या कर देना है? 7 कॉमन लेना है, और 7 कॉमन लेते ही काम हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में से हमें क्या कॉमन लेना है? 7। अब देखो 7 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट से, मैंने कॉमन लिया, y बच गया, है ना? और 14 से ये चला गया 2 पर, अपॉन में क्या चल रहा है? 2p। बताओ ये जो 7 बाहर दिख रहा है ना, ये बाहर भी नहीं होना चाहिए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो 7 बाहर दिखाई दे रहा है हमें, ये बाहर दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, तुम्हें मालूम ही है इस तरह की अगर इक्वेशन होती है 2x अपॉन में y, और अगर मैं ऊपर वाले 2 को हटाना चाहता हूँ, मान लो ये जो x के साथ 2 लगा हुआ है ना, इस 2 को हटाना चाहता हूँ, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड दे दूंगा? 2 से। अगर x के साथ 2 लगा हुआ है तो मैं न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड दूंगा और डिनोमिनेटर को भी। हाँ, तो मैं देना दोनों से पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है अपने फायदे के लिए तुमने ऊपर तो डिवाइड दे दिया बस, वो 2 से 2 कट गया, x रह गया, अपने फायदे के लिए ऊपर तो दे दिया।
लेकिन ये गलत हो जाएगा। डिवाइड देना है तो ऊपर नीचे दोनों देना पड़ेगा। अब देखो मैं ऊपर भी मैं तुम्हें रफ में करके दिखा रहा हूँ। 7y-2, मैंने यहाँ पर भी 7 से डिवाइड दिया ताकि 7 हट जाए। और जरा अब देखो 2p को भी मैं डिवाइड दे रहा हूँ, 2p को भी मैंने किससे डिवाइड दिया, 7 से, ताकि वहां पे बन जाए। तो देखो 7 से तो 7 कट जाएगा ना, मेरे काम की चीज बन जाएगी। अगर मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अगले स्टेप में होगा क्या, 7 से तो 7 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, y-2, है ना। और नीचे क्या फॉर्म रह गई है, नीचे फॉर्म रह गई है 2p/7, मतलब 2p अपॉन में 7। ठीक है, अब मुझे बताओ बन गया ना स्टैंडर्ड। y पहले होना चाहिए, y पहले है, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। ठीक है, तो तुम्हारा काम होता है स्टैंडर्ड बनाना, तब हम डायरेक्शन उठा सकते हैं। तो देखो इस वाले स्टेप में मैंने एक ही काम करा था बस, इस 7 को हटाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड दिया था, 7 से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं शो नहीं करके दिखा रहा। ये 7 मैंने हटा ही दिया खुद ही, ठीक है। और ये 7 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं है, अलग से मैंने समझा भी दिया है। बताओ इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। z पहले होना चाहिए, पहले है। 1 कोफिशिएंट होना चाहिए, 1 है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे उतार दो। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बन गई स्टैंडर्ड। अब दूसरी देखते हैं। बताओ यहाँ पर तो कई सारी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये कि माइनस क्या लगा हुआ है, ठीक है। एक काम करो, पहली बात तो ये कि x को पहले होना चाहिए ना, पहले लिख लो। देखो माइनस का 7x पहले लिखा, प्लस का 7 बाद में लिख दिया। अब कुछ ठीक लग रहा है, अपोन में 3p। लेकिन बताओ क्या इतना लिखने से काम चल गया, नहीं। x का कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1। x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो बताओ ये 7 हटाने की जरूरत है ना, और 7 हटाने के लिए मुझे माइनस भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस भी नहीं चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का 1, ठीक है। तो माइनस का 7 पूरा ही हटाना है। तो देखो अभी जरा रफ में, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से -7 कॉमन लूंगा, मुझे बताओ जब मैंने -7 कॉमन लिया है तो x तो ठीक रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 7 बाहर गया, बताओ क्या यहाँ पर माइनस था, नहीं था ना। मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी क्या रह जाएगा, माइनस। भाई किसी चीज में से अभी अभी मैंने बताया था माइनस कॉमन लेते हैं तो उनके साइन बदल जाते हैं। देखो जो माइनस की टर्म थी वो प्लस की हो गई, जो प्लस की टर्म है वो क्या हो गई, माइनस की, ठीक है। और 7 चला गया बाहर, है ना। और अपोन में कोई दिक्कत नहीं है, 3p। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, इस -7 को बाहर से भी हटाना है। अब ये भी हमने यहाँ पे यही तो करा था, इसके बाहर भी एक 7 लगा हुआ था ना, मैंने पूरे न्यूमरेटर को किससे डिवाइड दिया था, 7 से, ठीक है। पूरे न्यूमरेटर को मैंने किससे डिवाइड दिया था, 7 से। अब फर्क कितना है, यहाँ पर -7 है तो मैं किससे डिवाइड दूंगा, -7 से ना। देखो जब मैं -7 से डिवाइड दूंगा तो ऊपर तो ये -7 हट जाएगा, ऊपर का ये -7 हट जाएगा और 3p के अपोन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे, मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं इसी स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर तो रह गया x-1 और नीचे आ गया 3p अपोन में 7, ठीक है। तुम्हें ये कर लेना चाहिए रफ में थोड़ा सा। ये तो बेसिक चीज है, तो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। बताओ इसको बदलने की जरूरत है क्या, नहीं। y पहले आता है, पहले ही है, +1 होना चाहिए, कोफिशिएंट +1 ही है, ठीक है। इसको तो ऐसे उतार लो। बताओ यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है बस, ठीक है। z बाद में आ रहा है, ठीक है। एक काम करो -1 कॉमन ले लो। मुझे बताओ जब मैं माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, तो ये जो z माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का। z ये जो माइनस का दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरह से शो हो नहीं पा रहा है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उधर दिखाई नहीं देगा वीडियो में फिर। देखो माइनस के z में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस। माइनस कॉमन लेती, बताओ ये माइनस का z क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो प्लस का 6 है, ये जो प्लस का 6 है ये क्या हो जाएगा, माइनस। और अभी मैंने बताया था ये माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड बनाना ही बन गया -5, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम किस कह सकते हो सीधा कि ये तुम्हारी क्या नीचे लिखी हुई है, डायरेक्शन। पहले नहीं कह सकते थे, पहले कहते तो गड़बड़ हो जाती। अब तुम्हारी ये जो नीचे लिखी हुई है, अब ये तुम्हारी क्या मानी जाएगी, डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन के लिए तुम्हें एक चीज लिख देनी है, वी नो दैट करके। तुम्हें मालूम है ना लाइंस क्या बता रखी थी, लिख देना, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस क्या बताई थी, परपेंडिकुलर बताई थी। और परपेंडिकुलर बता रखी है तो बताओ ये डायरेक्शन उसके साथ क्या बनाएंगी, जीरो ना। पहले एक रिलेशन लिख लो, L1 L2 के साथ, M1 M2 के साथ,
और n1 n2 के साथ हमेशा क्या बनाती हैं, 0। तो देखो -3 3p अपोन में 7 के साथ, -3 3p अपोन में 7 के साथ, प्लस 2p अपोन में 7 m2 के साथ, m2 1 है ना इधर, 1, प्लस n1 यहां से आ गया 2 और उधर -5 के साथ। बताओ इन तीनों का प्रोडक्ट 0 रख देंगे, ठीक है। फिर सॉल्व कर देना और सॉल्व करने पर p की वैल्यू आ जाएगी। बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करके देख लेना। दिखने में ऐसा लग रहा था छोटा सा है, लेकिन कितना बड़ा हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये दो लाइनें हमें परपेंडिकुलर दिखानी है ईच अदर। तुम्हें मालूम है दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती हैं उनका प्रोडक्ट का सम भी क्या होता है, 0। अगर हमने प्रोडक्ट का सम 0 दिखा दिया तो ये लाइनें परपेंडिकुलर मानी जाएंगी, और अगर प्रोडक्ट का सम हम 0 नहीं दिखा पाए तो लाइनें परपेंडिकुलर नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। मतलब जैसा अभी हमने ऊपर करा है, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने परपेंडिकुलर का रिलेशन तो इस्तेमाल करा था, अभी हम वही इस्तेमाल करेंगे और 0 शो कर देंगे। तो देखो बताओ ये जो लाइनें लिखी हुई हैं क्या ये स्टैंडर्ड है ना। मैंने बताया था ना एक्स वाई जेड जो होता है वो पहले आता है, मैंने ये बताया है जो एक्स वाई जेड होता है वो पहले आता है, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड पहले ही लिखा हुआ है, तो मैं सीधा इनकी डायरेक्शन लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो पहले एक बार लाइन लिख ही लेते हैं, ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा। x-5 अपोन में 7, y+2 अपोन में -5 और z अपोन में 1, और दूसरी लाइन है x अपोन में 1, y अपोन में 2 और z अपोन में 3। तो देखो ये दो लाइनें हैं हमारे पास, ठीक है। और तुम्हें मालूम है ये जो लाइनें होती हैं इन लाइनों के नीचे की जो टर्म्स होती हैं यही हमारी क्या होती है, डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर ही हमारी डायरेक्शन क्या है, 7 -5 1, और इस वाली लाइन में डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, 1 2 3। तो मुझे बताओ अगर दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब परपेंडिकुलर ईच अदर होता है, ठीक है, तो उनके डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या दिखाना होता है, 0। अगर 0 आ गया तो लाइन परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं 7 की 1 से करी 7, प्लस -5 की 2 से करेंगे, देखो -5 की जब 2 से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 10। 1 की 3 से करी 3 प्लस का, अब देखते हैं 0 आ रहा है या नहीं। तो देखो 7 + 3 0, सॉरी 7 + 3 10, और 10 - 10 हमेशा क्या होता है, 0। तो लिख दो देयरफॉर दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो हमें इनको परपेंडिकुलर शो करना था और अब हमने कर दिया, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो डिस्टेंस का है। अभी तक तो ये बताया था कि दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखना है कि दो लाइनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि ये जो फॉर्म दे रखी है इस तरह की, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। मान लो तुम्हें एक लाइन दे रखी थी ये r वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1, एक लाइन की इक्वेशन ये दी थी और किस फॉर्म में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन ये दे रखी है a2 वेक्टर प्लस म्यू v2 वेक्टर। तो देखो अगर हमें इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, चाहे वो शॉर्टेस्ट बोले या ना बोले, तुम्हें यही एंगल यही फॉर्मूला लगाना है जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन हमें बोल देगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो देखो चाहे वो शॉर्टेस्ट बोले या ना बोले तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है मैं जो लिखवा रहा हूँ। तो देखो दो लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टर डिस्टेंस, उसको निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। इस वाले वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो b1 और b2 है ये b1 b2 के
इन दोनों वेक्टर का तुम्हें कर देना है क्रॉस, इन दोनों वेक्टर का क्या कर देना है, क्रॉस। ठीक है, सॉरी ये मॉडुलस नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, केवल वेक्टर है। इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर सिर्फ क्या करना है, माइनस, मैग्नीट्यूड नहीं करना। ब्रैकेट था, मैग्नीट्यूड नहीं था। और ये जो क्रॉस होता है, क्रॉस का ब्रैकेट। मुझे बताओ जब क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे तो ये भी वेक्टर होता है, और ये जो माइनस करोगे ये भी वेक्टर निकलेगा। जब माइनस कर दोगे ना तब पता चल जाएगा अभी जब करेंगे। बीच में होता है इनका डॉट प्रोडक्ट, इसके स्केलर और इसके स्केलर का डॉट, और होल अपॉन में आता है इस वाले का मैग्नीट्यूड, इसका आएगा मैग्नीट्यूड, B1 B2 के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो तब लगाना है जब हमें वो कौन सी फॉर्म देगा, वेक्टर फॉर्म। दो लाइनों की कौन सी फॉर्म दी है, वेक्टर फॉर्म। देखो इसका डिफरेंस, इसका क्रॉस अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब तो मैं वाला फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जब वो हमें कार्टेशियन फॉर्म देगा। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला लिख लो, पहले इसको नोट कर लेना। मैं हाथ के हाथ उसका भी डिस्टेंस लिखवा रहा हूँ, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो इस बार हमें उसने दी है कार्टेशियन फॉर्म, तो पहले कार्टेशियन फॉर्म लिख लो। ये दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन में a1, y माइनस वाई वन अपॉन में b1, z माइनस जेड वन अपॉन में c1, और दूसरी लाइन दी है x माइनस एक्स टू अपॉन में a2, y माइनस वाई टू अपॉन में b2, z माइनस जेड टू अपॉन में C2। तो दो लाइनें दे रखी हैं और देखते ही पता चल गया होगा ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में अगर तुम्हें लाइन दी जाएंगी और फिर से वो हमसे क्या पूछेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो तुम्हें ध्यान रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है इस बार। देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से समझना। इसके x2 में से इसका x1 माइनस, इसके y2 में से इसका y1 माइनस, और इसके Z2 में से इसका Z1 माइनस। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसके नीचे की डायरेक्शन A1 B1 C1, फिर इसके नीचे की डायरेक्शन A2 B2 C2। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसके x2 में से इसका x1 तुम्हें क्या कर देना है, माइनस, y2 में से क्या करना है, y1 माइनस, और Z2 में से भी क्या माइनस कर देना है, Z1। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा A1 B1 C1, और फिर आ जाएगा A2 B2 C2, और इस पूरे का हमें लेना है डिटरमिनेंट। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड नहीं है ये है डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का खोलने का तरीका बिल्कुल वही होगा तो जो मैंने चैप्टर 4 में सिखाया था। ठीक है, और नीचे एक बड़ी सी टर्म लिखनी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, टेक्निकल तरीके से लिखोगे। पहले तो एक बड़ा रूट बना दो। अब देखो क्या करना है, ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, और एक टर्म चिपका दो इसके अंदर, 12 21, 12 21, 12 21। इसका मतलब ये हुआ A1 B2 A2 B1, B1 C2 B2 C1, C1 A2 C2 A1। ठीक है, इसके बीच में माइनस ही है, तो थोड़ा सा याद करने का ना मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया है तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ऊपर वाला डिटरमिनेंट तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला काफी हैवी सा लग रहा है लेकिन है आसान। ये फॉर्मूला ये दिखने में ऐसा लगता है लेकिन होता ये इजी है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके स्क्वायर भी लगा लेना। ये जो नीचे मैंने लगाया ना A माइनस बी, ये इनके स्क्वायर, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और इनके बीच में आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला। आप पहले से नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब शुरू करते हैं। अब जरा पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये सवाल एक्सरसाइज के लास्ट फॉर्मूले थे, अब कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इतना काफी था। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो आर वेक्टर दे रखा है, मतलब लाइन की क्वेश्चन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, i प्लस 2j प्लस के।
ये हमें दे रखी है आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा, और फिर दे रखा है आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के, और दूसरी फॉर्म भी दे रखी है। दूसरी फॉर्म बताइए, टू एक्स माइनस जे माइनस के, टू आई माइनस जे माइनस के प्लस म्यू, टू आई प्लस जे प्लस टू के, टू आई प्लस जे प्लस टू के। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच में हमें फिर से क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, थोड़ा मैं इंडिकेट कर देता हूं। तुम्हें मालूम होगा इसको क्या दिखाया जाता है, A1, और इसको क्या दिखाया जाता है, B1। अब ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया ना लाइन का। अगर पहली लाइन है तो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और अगर दूसरी लाइन है तो A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ये मैंने बताया था। तो मुझे बताओ ये वाली चीज क्या है, A2 वेक्टर, और ये क्या है, B2 वेक्टर। तो चारों वैल्यू तुम्हें मालूम है। पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फॉर्मूला बड़ा आसान है अगर एंगल का फॉर्मूला बनाना है तो। ठीक है, तो देखो A2 में से A1 माइनस करना होता है डॉट, B1 और B2 का क्या निकालना होता है, क्रॉस। ठीक है, और ये जो क्रॉस वाला होता है इसका हमें नीचे क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताओ कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है, तीन चीज है ना। देखो इधर, एक तो नंबर 1 कैलकुलेट करना है, और एक नंबर 2 कैलकुलेट करना है, और ये नीचे वाली चीज नंबर 3 कैलकुलेट करनी है। तो तीन चीजें कैलकुलेट करने के बाद इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे और डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, इस पूरे का मॉडुलस भी होता है। मॉडुलस इसलिए लगा लिया, मान लो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉडुलस से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉडुलस थोड़ी सी हेल्प करता है, इसलिए लगा लेना मॉडुलस यहाँ पर भी, और वो जो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला बताया था उसमें भी। तो देखो पहले मैं निकालूंगा नंबर 1, ये करके लिखना वी हैव करके लिखो नंबर 1, और नंबर 1 में मैं निकालने वाला हूँ A2 माइनस A1। तो देखो A2 में से A1 माइनस कर रहा हूँ। देखो ये रहा वेक्टर A1, और ये है नीचे वाला A2। तो A2 में से A1 माइनस कर रहा हूँ, मुझे बताओ 2i में से i जाएगा तो i बचेगा ना। ठीक है, माइनस जे में से माइनस टू जे करा, देखो माइनस जे में से माइनस टू जे करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 3j। माइनस के में से माइनस के करें तो माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस के 2k। माइनस के क्या निकलेंगे, माइनस के 2k। ठीक है, अब अगली टर्म तुम्हें निकालनी है क्रॉस वाली, और तुम्हें मालूम है क्रॉस वाली निकालने का तरीका डिटरमिनेंट से होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। अब पहले मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर 2, मतलब ये वाली चीज। तो देखो नंबर 2 में मुझे निकालना है B1 का क्रॉस B2 के साथ, और इसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा, क्रॉस निकालने का भी अपना ही तरीका होता है, आई जे के। तो देखो पहले B1 के स्केलर, B1 के स्केलर मुझे बताओ, आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है -1, के साथ भी क्या है -1। अब B2 के स्केलर देखो, आई के साथ क्या है 2, जे के साथ क्या है 1, के साथ यहाँ पर क्या है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, और तुम्हें मालूम है वेक्टर बनेगा एक, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हाँ, आई रख दो बाहर, 2 की -2 और 1 की -1 से +1। ठीक है, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए डिटरमिनेंट कैसे खोलना है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें हमने पहले से ही कर रखी है डिटरमिनेंट में। जे के लिए -j, हाँ खोल दो, 2 इंटू 1 2, और माइनस माइनस प्लस, फिर लास्ट वाली टर्म रह जाएगी के लिए 1 इंटू 1 +2। तो देखो वेक्टर बनना चाहिए ये -2 +1। मुझे बताओ -2 +1 माइनस का 1, और -1 की आई से करेंगे -i। देखो 2 और 2 4, 4 की j से करेंगे माइनस का 4j, 1 + 2 3, 3 की k से करेंगे 3k। तो ये तो बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है,
अब तुम्हें मालूम होगा नंबर 3 भी तो कैलकुलेट करना है, और नंबर 3 निकालना तो बहुत आसान है। ये जो हमने क्रॉस निकाला है ना, इसी क्रॉस का क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड। जरा फॉर्मूले में गौर करो, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अपोन में लगा हुआ था नंबर 3, मतलब इस क्रॉस का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, देखो क्रॉस तो बना बना है, मैग्नीट्यूड निकाल दो। बताओ, आई के साथ 1 का स्क्वायर 1, जे के साथ 4 का स्क्वायर 16, के साथ 3 का स्क्वायर 9, जोड़ लेते हैं इन्हें, ये तुम्हारा आ जाएगा 26। तो ये आ गया तुम्हारा √26। अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, अब तो बस फॉर्मूले में डालना है। तो देखो फॉर्मूला डिस्टेंस का ये था, मैं वो पूरा फॉर्मूला दोबारा से तो नहीं लिख रहा, लेकिन मैं लॉजिकल फॉर्म में लिख रहा हूं। चलो एक बार लिख ही लेते हैं। A2 माइनस A1 था, डॉट B1 का क्रॉस B2 के साथ था, अपोन में इसका मैग्नीट्यूड था, इसका क्या था अपोन में, मैग्नीट्यूड। तो देखो ये माइनस वाली टर्म निकाल रखी है, ये भी देखो अभी तक लिखी हुई है नीचे, I माइनस 3J माइनस 2K। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्रॉस था, देखो यही तो आया था क्रॉस, लिख लो -I माइनस 4J प्लस 3K। और इस क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड आया था वो नीचे लिखना था, और मैग्नीट्यूड ये रहा √26। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स लिखी हुई है इन्हें हटा देती हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस निकल आएगा, और पूरे का मॉडुलस लगाना मत भूलो, पूरे पर मॉडुलस हमारा चल रहा है। तो देखो ऊपर तो हमें डॉट बनाना है, इन दो वेक्टर का आपस में क्या निकालना है, स्केलर मल्टीप्लाई। तो देखो आई के साथ 1 है, इधर आई के साथ -1 है, तो मल्टीप्लाई करके आएगा -1। जे के साथ है -3, जे के साथ है -4, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 3 हो जाएगा 12। के साथ -2 है और के साथ 3 है, तो 2 के 3 से हो जाएगी माइनस के 6, अपोन में आएगा √26। तो देखो 6 और 1 7, और 12 में से 7 जाएंगे 5, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 5 अपोन में √26। ठीक है, और ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, और इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और करके देख लेना एग्जाम्पल से। मतलब करने का तरीका यही है, जो भी आंसर आए, और वो तो फाइनल आंसर सही होगा तब, जब तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो देखो इस बार जो हमें लाइन दी है वो कार्टेशियन फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हें मालूम होगा बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ। इक्वेशंस ये दे रखी हैं, x+1 अपोन में 7, y+1 अपोन में -6, z+1 अपोन में 1, और दूसरी इक्वेशन ये है x-3 अपोन में 1, y-5 अपोन में 2, माइनस का z-7 अपोन में 1। ठीक है, पहले तो कुछ वैल्यू जरूर निकाल लेना इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन से पहले वैल्यूज निकाल लेना, तब जाके क्वेश्चन को शुरू करना। तुम्हें एक तो वैल्यू निकालनी है x1, y1, z1, a1, b1, c1। यहां से वैल्यू निकालनी है x2, y2, z2, A2, B2 और C2, इन सब की वैल्यू तुम्हें निकालनी, इसमें से फाइंड आउट करनी है। अगर ये वैल्यू सही निकल गई तो समझो क्वेश्चन वहीं पर ही ठीक हो गया। अब देखो कैसे निकलेंगी। x1, y1, z1 कुछ और नहीं, यही पॉइंट होते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं साइड में, +1 +1 +1, तीनों में सेम है। हाँ, और देखो यहाँ पर ये x2, y2, z2 ये वाले पॉइंट होते हैं -3 -5 5। अब देखो कैसे निकालेंगे, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इनके जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। देखो अगर यहाँ पर +1 लिखा होगा तो x1 की वैल्यू होगी -1,
यहाँ पर +1 है तो वैल्यू होगी -1, यहाँ पर +1 है तो वैल्यू होगी -1। कहने का मतलब ये कि प्लस होगी तो माइनस ले लेना साइन, और अगर माइनस होगी तो प्लस ले लेना। ठीक है, क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों ले रहे हैं वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जब इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो माइनस ही निकल कर आता है। ठीक है, खैर इन लॉजिक में मत जाओ। ठीक है, वैसे मैं लॉजिक बता दूंगा अलग से अगर तुम्हें पूछना चाहते हो तो। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। अब देखो माइनस है तो +3, माइनस है तो +5, माइनस है तो +7। ठीक है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। हाँ, नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे जो लिखा हुआ है वही ले लो। 7 -6 1, यहाँ पर देखो 1 -2 1। अब इन सब की वैल्यू आ गई। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पहले ही वो इतना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, लिखने में हालत खराब हो जाती है उसकी। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और पूरे का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। और अपॉन भी फॉर्म आती है ab माइनस ए बी का स्क्वायर, bc माइनस bc का स्क्वायर, सी ए माइनस सी ए का स्क्वायर। और इनके साथ अब क्या लगाना है तुम्हें, 12 21, 12 21, 12 21, 12 21। मतलब ये क्या है, A1 B2 A2 B1 B1 C2 B2 C1। ठीक है, और इस पूरे पर क्या चिपका देना है तुम्हें, रूट। ये रूट वाली बात पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में बताई थी या नहीं। ठीक है, अगर नहीं बताई हो तो रूट लगा लेना, इस पूरी टर्म के ऊपर क्या आ जाता है तुम्हारा, रूट। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो देखो फॉर्मूले से ही पूरा बोर्ड भर गया है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही तो देखो पहले फॉर्मूले में डालते हैं, फिर इस फॉर्मूले को रब करेंगे। मैं ऊपर डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो किस तरह से, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। x2 में से x1 माइनस करना है, ये रहा x2 और ये रहा -1। बताओ 3 में से ये -1 माइनस करोगे, मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूँ। x2 में से x1 माइनस करना था ना, 3 में से ये -1 माइनस करा, देखो 3 में से माइनस करा ये -1, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगली टर्म देखो, y2 में से माइनस करना है y1, 5 में से माइनस कर रहे हैं -1, तो ये क्या हो जाएंगे, 6। भाई 5 में से -1 माइनस करे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे ना, 6। तो देखो Z2 7 में से माइनस करनी है -1, ये भी क्या हो जाएगा, 8। अब नीचे देखो, नीचे तो सिंपल है, A1 B1 C1, ये A1 B1 C1, A1 7 B1 -6 C1 1। अगली टर्म देखो A2 B2 C2, तो देखो ये रहा A2 B2 C2, 1 -2 1। पूरे पर आ गया डिटरमिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट को बाद में रफ में कर लेना या अलग से इसको सॉल्व कर लेना। अब नीचे जो टर्म्स बनानी है वो देख लो थोड़ा सा। रूट के अंदर तुम्हें ये टर्म निकालनी है, ये जो बड़ी टर्म है देखो, A1 की मल्टीप्लाई B2 से, A1 की मल्टीप्लाई B2 से, 7 की मल्टीप्लाई -2 से, माइनस के 14 ना, माइनस। अब देखो A2 की मल्टीप्लाई B1 से, A2 की मल्टीप्लाई B1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई -6 से, -6। A2 की मल्टीप्लाई B1 से करनी थी, 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -6 से, तो -6 बनेगा ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर, प्लस। अब देखो B1 की C2 से, B1 की मल्टीप्लाई ये तुम्हारा C2 है, B1 की मल्टीप्लाई C2 से, -6 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि माइनस का 6 माइनस। ठीक है, तो देखो अब अगले स्टेप में हमें लेना है B2 की मल्टीप्लाई C1 से। तो देखो B2 ये है और C1 ये है, -2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा होल स्क्वायर, प्लस। अब एक लास्ट टर्म रह गई है, C1 की मल्टीप्लाई A2 से, C1 की मल्टीप्लाई A2 से, 1 की 1 से करेंगे 1, माइनस। हाँ, C2 की मल्टीप्लाई A1 से, C2 की मल्टीप्लाई A1 से, तो 1 की 7 से 7, इसका होल स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म्स की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन पूरे को हम हटा सकते हैं, और हटाना भी चाहिए, नहीं तो करेंगे कहाँ पे फिर अब।
अब देखो ऊपर तो खैर डिटरमिनेंट खोलना है, ठीक है। तो ऊपर जो डिटरमिनेंट तुम खोलोगे उसका मेरे पास सॉल्यूशन पहले से ही, ऊपर के डिटरमिनेंट जो निकल कर आएगा वो आएगा तुम्हारा -116। ऊपर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो -116 है, ठीक है। तो तुम कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर अलग से, ठीक है। फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब नीचे वाली टर्म देखो, -14 में से +6 यानी कि माइनस के 8 ना, -14 और +6 मतलब -8, और -8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब देखो -6 +2 यानी कि -4, और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 - 7 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। अब देखते हैं कंप्लीटली बन क्या रहा है। ऊपर तो रह गया माइनस का 116। ध्यान रखना, मेरे ध्यान नहीं रहा, पूरा जो वो आ रहा है ना एंड में, उसका मॉडुलस ले लेना। मॉडुलस से क्या होता है तुम्हें मालूम ही है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, डिस्टेंस हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो मॉडुलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इस वाले स्टेप से तुम मॉडुलस ले सकते हो। वैसे तो तुम स्टार्टिंग से ले सकते हो मॉडुलस, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला पहले ही इतना बड़ा है डिटरमिनेंट के साथ, तो इसलिए वहां पे मॉडुलस लगाना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, एंड में लगा लिया करो, ठीक है। -1/6, और नीचे देखते हैं 6 और 4 10, 6 16, 7 और 1 8 और 3 11, 116। तो देखो ऊपर भी 116 और नीचे भी 116, तो तुम देख सकते हो कि अंदर ऐड करने पर आ गया है तीनों में 116, और इसमें है हमारा रूट। तो इसको अगर रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर लो, ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हैं। हाँ, अगले स्टेप में मॉडुलस की वजह से ये माइनस जरूर हटा देना, 116 अपॉन में रूट 116, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा रहता है ये वाला डिस्टेंस निकालना, ठीक है, जब वो हमें कौन सी फॉर्म देता है, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन में ये चीज करना थोड़ा सा बड़ी पड़ती है, ठीक है, बट इजी है, लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। अगला देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। तो देखो तुम्हें फिर से कौन सी इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन, और फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाना है, डी का a2 - a1 b1 का क्रॉस b2 से, और फिर उसका मॉडुलस, ठीक है। तो इस पे एचरो डाल लो, ये घर से तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी वेक्टर इक्वेशन है, बस फर्क इतना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पहली इक्वेशन हमें दे रखी है आर वेक्टर 1 - ti प्लस t - 2 j प्लस 3 - 2t, 3 - 2t, और लास्ट में है तुम्हारा के वाले टर्म। अब देखो इसमें ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ये फॉर्म थोड़ी ना होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये इस तरह से होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जो पैरामीटर होना चाहिए ना, वो पैरामीटर इधर होना चाहिए साइड में, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये पैरामीटर मिक्स हुआ हुआ है टी, यहाँ पर तुम्हें ये तो दिखाई दे गया होगा कि कौन सा पैरामीटर है, लैम्डा की जगह टी, ठीक है। तो ये पैरामीटर जो है हमारा उसके साथ होना चाहिए अलग से b1 के साथ, ठीक है। तो अब इनसे सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने का एक ही तरीका है, आई की मल्टीप्लाई करो आई टी आई, जे की मल्टीप्लाई करो टी जे -2j, और के की मल्टीप्लाई अंदर कर दो 3k -2kt। अब देखो तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें कॉमन लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिसमें टी वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो, जो बिना टी के उन्हें एक तरफ कर दो। देखो ये भी बिना टी का है, ये भी बिना टी के है, और ये भी बिना टी के, तो इसको एक साथ ले लो, आई -2j प्लस 3k, ये ले लिया, प्लस, अब देखो इसमें से लेते हैं हम, यहां से देखो -ti प्लस tj, और लास्ट वाला रह गया -2kt। मैंने क्या करा है, बिना टी वाले एक तरफ ले लिए, और जिनके साथ टी था उन तीनों को एक साथ लिख लिया है। अब तुम्हें एक ही काम करना है, इसमें से टी कॉमन लेना है, ठीक है, -2j प्लस 3k, और हमेशा ना पॉजिटिव टी ही कॉमन लिया करो, चाहे कोई सा भी साइन दिखे तुम्हें हमेशा पॉजिटिव टी ही कॉमन लेना। आप देखो जब पॉजिटिव टी कॉमन लिया, अंदर तो रह गया माइनस का आई, यहां से रह गया प्लस का जे, वहां से रह गया माइनस का
2k। मुझे बताओ अब लग रही है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो पैरामीटर था टी वो मैंने सेपरेट कर दिया, पहले ये पूरी तरह से क्या हुआ था मिक्स, अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। वही काम तुम्हें दूसरी इक्वेशन में करना है। देखो वहां पर क्या पैरामीटर यूज कर रखा है एस, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके पहले इसे स्टैंडर्ड बना लेना, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों में शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आंसर जरूर निकाल लेना।